स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज आप जो क्लास देख रहे हैं ये अपनी जो क्वेश्चंस नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी के क्वेश्चंस को हल करने की, जो गाइस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने पहले 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और मैंने आपको कल की क्लास में ये बता दिया था कि जो अपनी ये क्लास चल रही है ये टाइप वाइज चलेगी। अभी हम टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम टाइप नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 3, उसके बाद टाइप नंबर 4। इस तरीके से 3-4 टाइप में ये अपनी ई बुक जो है अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी ये क्लास होने वाली है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। चलिए दोस्तों आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आप एक छिक्ता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान कैसा होता है। आप एक छिक्ता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान कैसा होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताते हुए आगे बढ़ूंगा। आपको भी कोशिश करना है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट हो जाएगा आपका, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है जो कण का द्रव्यमान है। ये प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। एसएससी सीजीएल परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये पुनर्परीक्षा हुई थी यानी री एग्जाम हुआ था उसका। अगला सवाल है आपके सामने, सड़क पर चलते किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है ये किसका उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णन गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्थानांतरीय और घूर्णनी गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है आपके सामने, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण जो है ये किसकी सहायता से किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के माध्यम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के माध्यम से। अगला सवाल है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परमाणु से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परमाणु की तुलना में दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा है ये 4 गुनी हो जाएगी, या जिन्हें आप चौगुनी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, चौगुनी हो जाएगी। ये पेपर में आया है एसएससी सीएपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एएसआई, इसके अलावा दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में ये सवाल आपका पूछा गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल जो है ये कितना होगा। फिर से समझिए, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा या बल जो है कितना हो जाएगा। राइट हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, ये भी आपका एसएससी सीएपीएफ एसआई और दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में पूछा गया है। कहने का मतलब है एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की जो न्यूनतम संख्या है ये 2 होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए।
सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों जरूरी है अगर एसएचएम दर्शाना है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रत्यास्थता के साथ जड़त्व भी। अगला सवाल है कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। कब्जे के पास गलत, मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने गलत, बीच में गलत। राइट हो जाएगा उपर्युक्त में से कहीं भी नहीं। तब ये कहाँ लगाया जाना चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो समझिए जो कब्जा होता है ये दरवाजे से, यानी कि जो इसका हैंडल होता है ये दरवाजे के कब्जे से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। अगर ये दूर रहेगा तो गाइस बल आघूर्ण जो है ये हमारा ज़्यादा लगेगा, और जब बल आघूर्ण जो है ये ज़्यादा लगेगा तो ये जाहिर सी बात है कि हम उसे आसानी से खोल पाएंगे। तो कम से कम कब्जे से 2 फीट की दूरी पर जो हैंडल है ये लगाया जाना चाहिए, है ना। तो कब्जे से कम 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। हालांकि लगता कहाँ है, ये तो केवल इसमें फिजिक्स की बात की जा रही है। घर में तो इतना गाइस होता ही नहीं है, बस जितनी अच्छे से मिस्त्री लगा जाए वही चलता रहता है ना भाई। तो ये हो जाएगा कम से कम 2 फीट की दूरी पर होना ही चाहिए। ये आपका फिजिक्स के रिलेटेड है। अब भाई अब जब आप घर में अपने बनवाइएगा, घर में दरवाज़ा लगवाइएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। फिर से समझिए, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है, मतलब इसमें हम कुछ इजी सवाल कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद टाइप सेकंड में इससे हाई लेवल के सवाल होंगे, फिर टाइप थर्ड में उससे भी हाई लेवल का होगा। राइट हो जाएगा इसमें जो संवेग है ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन संवेग। अगला सवाल है आपके सामने, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात जो है ये कितना रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है ये गियर का अनुपात या तो 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक। अगला सवाल है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो इसका त्वरण कैसा होगा। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो अच्छी बात है कि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं। भला आप यहाँ पे इसका आंसर जान तो पाएंगे, अगर आप एग्जाम में इसका आंसर ना जानते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना भाई। इस वजह से आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप आसानी से और चुपके से बैठ के क्लास को देखते रहिए। आपको जो क्वेश्चन समझ में आता है उसको आप नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है, और आप उसको बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो वो उसका त्वरण जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई भी परिवर्तन इसके एक्सेलरेशन में नहीं होगा। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपरिवर्ती। ओके, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको समझिएगा। सवाल तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ना, ये 4 ऑप्शन नीचे हैं, तो पहले सवाल को समझ लीजिए। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं ए और वी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्त पर यानी कि पूरे गोलक पर फेंकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है। दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्या यह सही है। बिल्कुल भाई यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। फिर से समझिए, कोई गोलक है, गोलक ए और गोलक बी। गोलक ए जो है ये नीचे की ओर गिराया जाता है, गोलक बी जो है वो क्षैतिज रूप से समस्त पर फेंका जाता है, समस्त रूप से क्षैतिज पर फेंका जाता है। तो ये जो गोलक हैं ये दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इसका कारण जानते हो क्या है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो इसकी प्रतिरोधकता है ये इसमें उपस्थित ही नहीं होती है। वायु की जो प्रतिरोधकता है ये इन गोलक में उपस्थित नहीं होती है, तो वस्तु के गिरने की दर जो है ये इस पर निर्भर ही नहीं करेगी। तो वस्तु कितनी भी दूर हो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से वस्तु जो है ये कितनी भी दूर हो या कितनी भी भारी हो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों की दोनों वस्तुएं जब समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक साथ और एक समय पे ही पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है। अगला सवाल है कि विमीय सूत्र ml-1 t-2 किसके तदनुरूप है।
इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। विमीय सूत्र ML-1 T-2 जो है ये प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है। देखिए माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन जो है ये लंबाई का एक व्युत्पन्न एसआई मात्रक है और ये मीटर के ये गुणे 10 की घाते 6 के समान होता है। एक गुणे 10 की घाते -6 के समान होता है। तो राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर। अगला सवाल है एक नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है। अब समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एक नैनोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है। परहैप्सली ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है दिल्ली पुलिस परीक्षा में, तो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये थोड़ी देर पहले आपको बताया भी गया है। सही आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा। तो ये देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जब समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है तो रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए इसका मतलब ये है भाई कि जो धातु रबड़ की गेंद है ये मतलब उछलती है और जो धातु की गेंद है ये उछलती नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो धातु की गेंद है ये उछलती नहीं है और रबड़ की गेंद जो है ये उछलती है। तो इसमें जो संवेग बल होगा ये लगभग दोगुना होगा। तो ये हो जाएगा रबड़ की गेंद संवेग से अधिक परिवर्तन सहती है। करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई ये सवाल है 69 नंबर। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है कि हमारे प्यारे भाई बहन के मन में ये सवाल हो रहा हो या फिर उनके मन में ये हो सकता है कि अभिलाषा उठी हो कि ये पता नहीं कहाँ से सवाल आ रहा है, हम इसका एक भी आंसर नहीं जानते हैं। भाई देखो आप जानो या ना जानो इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जामिनर जो है ये यही सोच करके आपका एग्ज़ाम पेपर बनाता है कि बच्चा इसका आंसर नहीं जानता होगा, है ना भाई। तो आपको वो चीज़ पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम में आए। आप देख सकते हो कि कितने बेहतरीन और कितने लाजवाब सवाल मैं करवा रहा हूँ। अब आपको एक कठिन लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या एक सोपानी परिमाण है। इसका आंसर आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोपानी परिमाण है, इसका आंसर बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है। अब मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ पे जो सोपानी परिमाण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो आप सोपानी परिमाण नहीं जानते थे लेकिन आप अदिश राशि जानते हैं, और जब आप ये जानते हैं कि अदिश राशि तो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव जो है ये आपका सोपानी परिमाण है। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या एक वेक्टर परिमाण है। अब देखो वेक्टर परिमाण है, अब वेक्टर का मतलब होता है इसमें आपसे कहा जा रहा है सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो। अब देखिए मेरे प्यारे भाई इसमें एक वेक्टर परिमाण आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे गति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे वेक्टर परिमाण लिखा गया है, मतलब इसका जो होता है ये आपका
गति गति जो है भाई ये तो आपकी एक अदिश राशि है, तो बिल्कुल भाई ये आपकी अदिश ही है, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था सदिश, माफ़ कीजिएगा। वेक्टर परिमाण मतलब यहाँ पे अदिश राशि गति जो है आपका ये अदिश राशि है, जबकि यहाँ पे वेग बल विस्थापन ये तो आपका सदिश का दिया गया है ना भाई, तो गति जो है यही आपका एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे ये अदिश पूछा था। ठीक है, अगला सवाल है कि एक समान गति वाला पिंड कैसा हो सकता है। 71 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक समान गति वाला पिंड, अब आपसे सीधे सीधे कहा गया एक समान गति वाला पिंड, मतलब इसमें कहीं भी कोई भी गति में परिवर्तन नहीं हो रहा। जब गति में परिवर्तन नहीं हो रहा तब त्वरण में परिवर्तन कहाँ से होगा, तो त्वरित नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, त्वरित नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अपरिवर्तित रहता है ना भाई। अगला सवाल है 72 नंबर सवाल है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ जो है ये कैसा दिखेगा। बहुत गजब का सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ जो है ये परवलयाकार होगा या फिर परवलय होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, परवलय। अगला सवाल है आपके सामने 73 नंबर सवाल है, इसको समझिएगा। एक उत्क्रमय और एक अनुत्क्रमय इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो इसमें से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें कॉर्नॉट प्रमेय लगता है, कॉर्नॉट सिद्धांत जो है ये आपका इसमें लगेगा। सही आंसर हो जाएगा उत्क्रमय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमय इंजन की दक्षता से अधिक होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्क्रमय इंजन की दक्षता जो है ये अनुत्क्रमय इंजन की दक्षता से अधिक होगी। अगला सवाल है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे है। देखिए एक जो मतलब गुब्बारा है उसे हम नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फोड़ सकते हैं। इसका कारण क्या है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अब आप ये जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, ये होता है आपका बल और बटे क्षेत्रफल, है ना। ये जितना ज़्यादा गाइस वो बल लगाएगी उतने ज़्यादा क्षेत्रफल पे, तो ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। इसका आंसर आप बताएंगे। 75 नंबर सवाल है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। देखिए मेरे प्यारे भाई समझिएगा, इसमें न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण पूछा गया है। राइट हो जाएगा अल्फा कण या फिर अल्फा किरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये न्यूनतम पारगम्य शक्ति होती है, यानी इसे भेदना बहुत ही कठिन होता है। जबकि यहाँ पे जो गामा किरण है आपकी, ये गामा किरण जो है ये सबसे अधिक पारगम्य होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि भेदन क्षमता जो है ये गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है, और इसके अलावा यक्स किरण की भी होती है ना। इसी वजह से आप देखे होंगे एक्सरे का उपयोग इसी में किया जाता है, एक्सरे में ही एक्सरे का उपयोग किया जाता है ना भाई। एक्सरे का मतलब ये होता है किरण, एक्स किरण, है ना। अगला सवाल है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है। 74 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो है कैसा होता है, कम होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, घनत्व जो है ये कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला सवाल है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। घना आसान सवाल है ये, और ये हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है क्योंकि ये आपको पढ़ा हुआ सवाल लग रहा होगा।
क्योंकि भाई लकड़ी का जो बुरादा है ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता, यानी कि बुरादा जो है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इस वजह से बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। 78 नंबर सवाल है कि गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 आपसे जो कह रहा है, ये गैस के दो विशिष्ट ऊष्मा ताप जो हैं ये किसके द्वारा संबंधित है, यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो। देखिए, अब देखिए पहले मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपका सीपी है गाइस, ये सीपी का मतलब होता है स्थिर दाब, ठीक है, और जो सीबी है यहाँ पे इसका मतलब होता है स्थिर आयतन, ठीक है, क्योंकि वी मतलब होता है वॉल्यूम, तो स्थिर आयतन, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सीपी जो है ये आपका स्थिर दाब होता है, और जो सीबी होता है आपका ये होता है स्थिर आयतन, ठीक है। देखिए गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है, इसमें स्थिर दाब पर जो सप्लाई की गई ऊष्मा होती है ये दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। नंबर एक जो होता है ये होता है विस्तारण में कार्य करने के लिए, और जो नंबर दो होता है ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीपी जो सीपी होता है ये सीबी से हमेशा बड़ा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सीपी जो है सीबी से हमेशा बड़ा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीबी बराबर R/J। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है। इसका आंसर आप बताएंगे। 74 नंबर सवाल है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है भाई कि अगर आपको ये आज के सवाल कठिन लग रहे हैं तो उतना आपको भाई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। भले ही सवाल कठिन लग रहे हैं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि जो है ये आर्द्र वायु में अधिक तेजी से गति करती है। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं इस समय। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं। वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे जो हैं ये क्यों होते हैं, बंधे हुए क्यों होते हैं। वक्रों पर रेलवे ट्रैक जो है ये किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं। सही आंसर हो जाएगा जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जब हम पंखे के नज़दीक ही बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं ये कौन सा सवाल है भाई, हम ठंडे के लिए तो ही पंखे के सामने बैठते हैं ताकि मुझे थोड़ी सी ठंडक लगे। तो इसका कारण क्या है, कारण क्या है कि हम पंखे के सामने ही बैठते हैं भाई, हम आग के सामने क्यों नहीं बैठ जाते जब हमें गर्मी लगती है। राइट हो जाएगा हवा जो है ये हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है, इतना तो आप जानते ही हैं। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये इतना इजी सवाल जो है आपका CGL 2015 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या एक अभिम राशि है। अभिम राशि है, इसका आंसर बताएंगे। अभिम मतलब होता है जिसकी बीमा ना हो। 82 नंबर सवाल। देखो अभिम राशि जो है यह होता है कि इसकी कोई भी राशि की कोई भी इकाई नहीं होती, मतलब कोई भी यूनिट्स नहीं होती और कोई भी बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी अभिमीय राशि। ओके, तो यहाँ पे जो प्रभेद है आपकी ये अभिमीय राशि है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन प्रभेद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से क्या एक रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य जो है ये क्या करता है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रॉकेट। रॉकेट जो है आपका ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे आप रैखिक बल के संरक्षण सिद्धांत भी कह सकते हैं। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रॉकेट। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा टेंशनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टेंशनर, या फिर आप इन्हें अतानक कहते हैं। आतानक, आतानक जो है यह इसका हिंदी नाम है, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा की अवधि क्या होगी।
समझिएगा, यहाँ पे किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। आप जानते हैं गाइस कि इसमें आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर 1, और ये होता है आपका बराबर r/4 r के पूरे के क्यूब के बराबर। तो r का मान तो यहाँ पे आपका 4r दिया गया है, तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी 1/64 ये हो जाएगा t1 का मान। और ये 64 जो है किसका क्यूब होता है, तो ये 8 का होता है, तो मतलब 8t यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बताइए। और ये आज जो 87 नंबर सवाल है ये मैं आज अभी करवा रहा हूँ, इसके बाकी बचे सवाल जो है ये मैं अब तभी करवाऊँगा जब आप सबकी डिमांड्स आएगी, क्योंकि भाई कुछ बच्चों के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सवाल कठिन है। तो इस तरीके से भाई आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट्स में, कि क्या ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, जो आपके यहाँ पे सवाल आपको दिख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर मैं इससे थोड़ा सा इजी लेवल सवाल लेकर आऊँ, या फिर जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर के वही सवाल करवाऊँ, या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो सवाल करवाऊँ। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ये आपकी सीरीज चलनी चाहिए या नहीं। ये आप जरूर बताइएगा कि ये चलनी चाहिए या नहीं, बस इतना ही बता दीजिएगा, यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में, ऑफलाइन कमेंट में। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर में बिल्कुल शून्य होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बाकी बच्चे अभी सवाल आपके बहुत सारे यहाँ पे आप देख लो, ये भी आपका टाइप नंबर 1 ही चल रहा था, देख लो भाई, आप समझ लो कि कितने ज़्यादा सवाल थे। मैंने कहा था ना कि बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे टाइप नंबर 2, ठीक है, अभी और भी सवाल हैं। अब टाइप नंबर 2 में कितने ज़्यादा सवाल हैं वो देख लो ये कि सारे के सारे पेपर जो सवाल हैं आपके ना एक किरण पब्लिकेशन बुक के हैं। अब इसके बाद आता है आपका टाइप नंबर 3। अब इसके बाद फिर देख लो अभी कितने ज़्यादा सवाल इसमें थे आपके, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि सर ये सवाल बहुत कठिन लग रहे हैं, ऐसा वैसा। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा टाइप नंबर 4, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास जो है ये ऐसे ही मिलनी चाहिए, या फिर सवाल का लेवल थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, या आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा भाई कि आपको कैसी क्लास चाहिए, ठीक है। ये टाइप नंबर 5 देख लो, टाइप नंबर 7 आ गया, टाइप नंबर 6 ऊपर चला गया, और पूरे के पूरे आंसर यहाँ पे हैं। ये पूरा ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जिंदा ही, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके आगे की क्लास चाहिए या फिर नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जिंदा ही, मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।